हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरस्तू की शिक्षा योजना के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो का या इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें। ये 250 शब्दों में आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, तो अरस्तू की शिक्षा योजना के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि होगा अरस्तू की शिक्षा योजना के बारे में, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरस्तू के शिक्षा संबंधित क्या विचार थे। तो अरस्तू ने अपनी जो फेमस बुक है पॉलिटिक्स, उसकी 5th बुक में, यानी कि जो 5वीं बुक है, उसमें शिक्षा संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और अरस्तू के अनुसार व्यक्ति के चरित्र निर्माण में शिक्षा का अत्यंत महत्व है, यानी कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है अरस्तू ने। अरस्तू ने नागरिकों को शिक्षा के जरिए राज्य के संविधान के अनुकूल बनाने की कोशिश की है। यही कारण है कि उसने शिक्षा को व्यक्तिगत ना रखकर राज्य के अंतर्गत रखा है, यानी कि शिक्षा जो है वो राज्य के अंतर्गत रखी जाएगी, यानी कि शिक्षा देने का कार्य सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? राज्य ही कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अरस्तू जो हैं उन्होंने नागरिकों को राज्य के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है, जिससे एक आदर्श तथा शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। यानी कि शिक्षा के माध्यम से अरस्तू नागरिकों को राज्य के कानूनों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे क्या हो, समाज में शांति स्थापित हो सके और एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सके। अब देखते हैं अरस्तू के शिक्षा के 3 मूल सिद्धांत क्या थे। एक एक करके उनको समझते हैं। तो जो पहला सिद्धांत था वो था, नागरिकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे अपने राज्य के योगदान में उच्चतम योगदान दे सकें, यानी कि बेसिकली राज्य के डेवलपमेंट में, राज्य के विकास में वो अपना उच्चतम योगदान दे सकें। ये पहला मूल सिद्धांत है शिक्षा का, यानी कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को राज्य के उच्चतम योगदान में सहायता के लिए उन्हें शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा राजनीति का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के चरित्र का विकास करना है। यानी कि शिक्षा का जो परम उद्देश्य है, जो उसका उद्देश्य है वो क्या है? नागरिकों के चरित्र का विकास करना, उनका बुद्धि का विकास करना। इसके अलावा जो शिक्षा है वो नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना उसका तीसरा मूल सिद्धांत है। यानी कि जो राज्य का जो संविधान है, अरस्तू के अनुसार राज्य में संविधान के अनुसार सभी राज्य चलाए जाते हैं। तो जो राज्य अरस्तू के अनुसार बनाया जाएगा, उस राज्य का जो संविधान होगा, उस संविधान के अनुकूल जो नागरिक हैं उनको उसके अनुकूल शिक्षा दी जाएगी। अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों की भावनात्मक शक्ति को इतना मजबूत करना है जिससे उनकी बुद्धि के विकास को पूर्ण अवसर मिल सके। यानी कि बुद्धि के विकास को पूर्ण अवसर देने के लिए क्या करना है? भावनात्मक शक्ति को काफ़ी मजबूत करना है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं अरस्तू की जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से अरस्तू लोगों को उत्तम नागरिक बनाना चाहता है। यानी कि शिक्षा देकर नागरिकों को एक ऐसा नागरिक बनाया जाए जो कि राज्य के लिए भी उपयोगी हो और एक उत्तम कोटि का वह नागरिक कहलाए। नागरिकों को आज्ञा पालन करने तथा शासन करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ना सिर्फ नागरिकों को शासन के आज्ञा पालन की शिक्षा दी जाए, अपितु उनको शासन करने की शिक्षा भी दी जाए। यानी कि शासन का आज्ञा पालन और शासन करने की जो विधि होती है उसकी भी शिक्षा उन नागरिकों को दी जाए। ठीक है, अरस्तू चाहता है कि सभी को अपनी बुद्धि का विकास करने का समान अवसर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने की बात है कि जो अरस्तू हैं वो बुद्धि का विकास करना या जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए बात कर रहे हैं। यानी कि जो लोग गैर नागरिक हैं, अरस्तू के अनुसार उसके राज्य में उन नागरिकों के लिए, या कह सकते हैं उन गैर नागरिकों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो आगे चलकर
अरस्तु की आलोचना का एक मुख्य बिंदु बन जाता है। ठीक है, तो अरस्तु क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सभी को अपनी बुद्धि का विकास करने का समान अवसर दिया जाए, लेकिन इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अरस्तु की शिक्षा व्यापक एवं सार्वभौमिक है। शिक्षा का परम उद्देश्य आत्म विकास करना है। अपनी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार बताते हुए मानव आत्मा विकास के 3 मुख्य रूप बताए हैं। तो वो 3 मुख्य रूप क्या बताए हैं अरस्तु ने, उनको देख लेते हैं। पहला है प्राकृतिक गुण। अरस्तु अपनी शिक्षा योजना द्वारा व्यक्ति के प्राकृतिक गुणों में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। यानी कि जो अरस्तु है वो अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से व्यक्ति के जो प्राकृतिक गुण हैं उनमें परिवर्तन लाना चाहता है। उसके अनुसार जो शिशु होते हैं उनमें जो अनुवांशिक प्रवृत्ति होती है उसको सर्वोत्तम राज्य के अनुकूल मोड़ा जा सकता है। यानी कि जो नवजात शिशुओं में जो अनुवांशिकता पाई जाती है तो उसको शिक्षा के माध्यम से राज्य के अनुकूल परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है उसमें अरस्तु बताते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी कि जो आत्म विकास में स्वाभाविक प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। अरस्तु का मानना है कि इस स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का उपयोग करके उससे अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं। यानी कि शिक्षा व्यवस्था का प्रयोग करके जो नागरिक हैं उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं, अर्थात इन प्रवृत्तियों को शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सरलता से लाया जा सकता है। अगले पॉइंट में अरस्तु बताते हैं यह है बौद्धिक आत्मनिर्णय। इसमें इस समय शिक्षा द्वारा व्यक्ति के विवेक और तर्क को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें क्या बता रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से विवेक यानी कि बुद्धि और तर्क शक्ति को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और मनुष्य को अपनी विवेक और तर्क शक्ति से परिचित कराकर उनका उपयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन 3 मूल सिद्धांत थे जो कि अरस्तु ने बताए हैं। अब देखते हैं कि अरस्तु द्वारा जो राज्य द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था को अपनाया गया वो क्यों अपनाया गया, यानी कि उसके कारण क्या थे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ राज्य द्वारा ही संचालित क्यों होनी चाहिए, वो कोई जो निजी व्यक्ति है या निजी संस्था है या व्यक्तिगत संस्था है वो उसको संचालित क्यों नहीं कर सकती। तो इसके पीछे के कुछ कारण हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। जो पहला कारण है वो है राज्य की शासन व्यवस्था को हानि पहुंचाना मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य नागरिकों को अपने शासन के अनुकूल शिक्षित करेंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर राज्य द्वारा शिक्षित किया जाएगा लोगों को, नागरिकों को, तो वो कभी भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे कि आगे चलकर वही नागरिक उसी शासन के विरुद्ध या उसी राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच दें। यानी कि लोगों को, नागरिकों को राज्य के शासन के अनुकूल ही शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा, भविष्य में राज्य के अंतर्गत शांति भी बनी रहेगी और एक आदर्श राज्य की स्थापना भी हो पाएगी। दूसरे कारण में अरस्तु बताते हैं कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था में श्रेष्ठ नागरिकों का विकास होगा जो राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होगा। यानी कि जो राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाएगी वो एक श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होगी जिसमें श्रेष्ठ नागरिकों का विकास होगा और वही नागरिक आगे चलकर जो राज्य के अन्य लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में सहायता करेंगे। तीसरे कारण में अरस्तु बताते हैं कि व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा जो शिक्षा का संचालन समानता पर आधारित नहीं होगा, जबकि राज्य सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि क्या कह रहे हैं अरस्तु कि जो व्यक्तिगत संस्था अपना शिक्षा का संचालन करेंगी वो क्या करेंगी, समानता पर आधारित नहीं होगा। यानी कि वो क्या किसी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान कर सकती हैं, किसी को नहीं, और अपने अनुकूल करेंगी। यानी कि वो हो सकता है कि राज्य के विरुद्ध भी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको करें। यानी कि जो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो आगे चलकर राज्य के अस्तित्व पर खतरा बन सकती है। इसके अलावा क्या बताते हैं अरस्तु कि ये समानता पर आधारित नहीं होगा। यानी कि जो व्यक्तिगत संस्था द्वारा शिक्षा दी जाएगी वो असमान होगी। हालांकि यहाँ इस बात में खुद ब खुद एक विरोधाभास झलकता है, क्योंकि अरस्तु तो खुद जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं असमानता पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने गैर नागरिकों को शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो कि आगे चलकर इनकी आलोचना का मुख्य बिंदुओं में से एक बिंदु सामने आता है। अगले कारण बताते हुए अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा को निःशुल्क और सार्वजनिक बनाना चाहता है। यानी कि अरस्तु जो है वो क्या है, शिक्षा को निःशुल्क और सार्वजनिक बनाना चाहता है, क्योंकि अशिक्षित
नागरिक राज्य के लिए भार हैं। यानी कि अरस्तू क्या चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क बनी रहे और इसीलिए उसको राज्य द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो निजी या व्यक्तिगत संस्थाएं होंगी वो क्या करेंगी, इसको निःशुल्क न रहकर इस पर फीस, मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसको असमानता पर आधारित कर देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति उसको अफोर्ड कर पाएंगे सिर्फ वही उसको ले पाएंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अरस्तू क्या बताते हैं कि वो शिक्षा को क्या करना चाहते हैं, निःशुल्क करना चाहते हैं, इसलिए उसको राज्य के अंतर्गत रखना चाहते हैं। अब देख लेते हैं अरस्तू की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, क्या प्रणाली थी, क्या पैटर्न था। तो जो प्लेटो और अरस्तू थे दोनों ही स्पार्टा की सुव्यवस्थित शिक्षा योजना से प्रभावित थे। स्पार्टा क्या था, स्पार्टा एथेंस का सबसे बड़ा राइवलरी था, यानी कि एथेंस और स्पार्टा दो अलग अलग राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जो स्पार्टा था वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इस शिक्षा व्यवस्था से प्लेटो और अरस्तू दोनों ही क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, दोनों ने शिक्षा व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया, जिससे इनके एथेंस में भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था उत्पन्न की जा सके। तो अरस्तू ने क्या किया है, बच्चे को या बालक को जन्म से ही शिक्षा की व्यवस्था की है। अरस्तू ने शिक्षा को प्रत्येक 7 वर्षों के 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, यानी कि 7-7 वर्ष के 3 भागों में अरस्तू ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा पैटर्न को विभाजित किया है। इसीलिए अरस्तू की शिक्षा व्यवस्था को क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय शिक्षा व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जन्म से लेकर 7 वर्ष, फिर उसके बाद 8 से लेकर 14 वर्ष और 15 से लेकर 21 वर्ष, इस प्रकार 7-7 वर्ष के 3 पार्ट में इसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, शिक्षा को। तो इसीलिए अरस्तु की जो शिक्षा है उसको क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय शिक्षा योजना भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल से कि जन्म से 7 वर्ष तक क्या पढ़ाया जाना चाहिए, देन 8 से 14 वर्ष तक क्या, और उसके बाद क्या। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो जन्म से 7 वर्ष, इसमें अरस्तू ने क्या कहा है, इस काल में अरस्तू ने बालक के शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया, यानी कि जो बालक है उसको शारीरिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया है जन्म से लेकर 7 वर्ष तक। इस समय बालकों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए, यानी कि उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा उनके ऊपर कोई बोझ ना डाला जाए, बल्कि उनको प्रकृति अनुसार बढ़ते रहना चाहिए और उन पर ज़्यादा दबाव ना डाला जाए। अपितु उन्हें कहानी के माध्यम से आगामी भवन, ये भवन नहीं होगा, ये भविष्य होगा। ठीक है, भविष्य आप कर लेना इसको। तो कहानी के माध्यम से आगामी भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें गंदी व अश्लील ये आवृत्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं अरस्तू, कि अरस्तू जो है वो बच्चों पर, बालक पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते शुरुआती वर्षों में, बल्कि उनको मनोरंजन और कहानी के माध्यम से उनको बेसिक सी चीज़ें समझाना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं 8 से 14 वर्ष में अरस्तू ने क्या बताया है। 8 से 14 वर्ष में भी अरस्तू ने क्या, शारीरिक गठन व मजबूत शरीर करने पर बल दिया है। जिम्नास्टिक जैसे खेल के शारीरिक गठन पर बल दिया है। तर्क को कम महत्व देते हुए नैतिक विकास पर अधिक बल दिया, यानी कि तर्क शक्ति को कम महत्व दिया है, जबकि नैतिक विकास पर अत्यधिक बल डाला है अरस्तू ने 8 से 14 वर्ष की आयु में। इसके अलावा चित्रकला, संगीत पढ़ाई पर भी उन्होंने विशेष महत्व दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इनका 8 से 14 वर्ष के बीच में उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा को किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है। अब देखते हैं आखिरी 15 से 21 वर्ष के दौरान उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा के लिए बल दिया है अपनी पुस्तक में। तो इस अवधि में बालकों को जिस प्रकार के सरकार के स्वरूप में रहना है, यानी कि जो बालक हैं वो भविष्य में जिस प्रकार के स्वरूप में, जिस प्रकार के सरकार के स्वरूप में, जिस प्रकार के संविधान के स्वरूप में रहने जा रहे हैं, उसके अनुरूप या उसके अनुकूल उनको ढालना है। ठीक है, उसी के अनुरूप उनको क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो राज्य के प्रति विरोध प्रकट ना करें, उसके प्रति षड्यंत्र ना रच सकें। इससे क्या होगा, भविष्य में भी राज्य का अस्तित्व बना रहेगा और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो पाएगी। साथ ही इसमें अरस्तू ने मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल दिया, यानी कि अरस्तू ने मानसिक, मेंटेलिटी एंड फिजिकल, यानी कि शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। यानी कि अरस्तू के देखें तो शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने जन्म से लेकर 7 वर्ष, 8 से लेकर 14 वर्ष और 15 से लेकर 21 वर्ष सभी में कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। ठीक है, इसमें भी उन्होंने ऐसा ही कहा है।
इस प्रकार अरस्तु की शिक्षा अवधि 21 वर्ष पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अरस्तु ने सिर्फ यही नहीं कहा कि 21 वर्ष के बाद किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक, आप कह सकते हैं, क्रिया है। ठीक है, अरस्तु शिक्षा को जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया मानते हैं। तो उसका यानी कि 21 वर्ष पर बेसिकली जो राज्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब देख लेते हैं अरस्तु की क्या क्या विशेषताएं थी। जो भी अभी हमने उनकी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ा उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या थी? सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयास। तो अरस्तु ने, जैसे हमने देखा, कि शिक्षा के माध्यम से सुयोग्य नागरिक यानी कि उच्च कोटि का नागरिक बनाने की कोशिश की है। दूसरी विशेषता है मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षा योजना, यानी कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी पर बेस्ड है जो अरस्तु की जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है उसको साइकोलॉजी पर बेस्ड माना गया है। इसके अलावा अरस्तु की शिक्षा का राजनीतिक और नैतिक महत्व होने के साथ साथ कलात्मक महत्व भी है, यानी कि अरस्तु ने राजनीतिक और नैतिक महत्व तो दिया ही है अपनी शिक्षा में, उसके साथ साथ कलात्मक महत्व भी दिया है। जैसे कि उन्होंने संगीत पर बल दिया है काफ़ी, तो संगीत क्या है? एक तरह की कला है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है विशेषता का, वो है नैतिकता को राज्य की सुस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना है, यानी कि राज्य स्थिर बना रहे, राज्य स्टेबल बना रहे, उसके लिए नैतिकता, मोरालिटी पर उन्होंने काफ़ी बल दिया है और उसको महत्वपूर्ण माना है। पांचवी विशेषता है राज्य द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था। तो ये तो अभी हमने पूरा पढ़ाई है कि जो अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी? राज्य द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था थी। इसके साथ साथ ये व्यवसायवाद से मुक्त शिक्षा योजना थी, क्योंकि ये क्या थी? एक राज्य द्वारा संचालित व्यवस्था थी, तो यानी कि इसको व्यवसाय के रूप में नहीं बनाया जा सकता था निजी संस्थाओं या व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा। ठीक है, तो ये हमने कुछ विशेषताएं अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था की देखी। अब देख लेते हैं इसकी आलोचनाएं किस किस प्रकार की गई हैं। तो पहली आलोचना है मात्र नागरिकों के लिए शिक्षा व्यवस्था, कृषि शिल्पी वर्ग शिक्षा से वंचित। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था थी वो केवल नागरिकों के लिए थी, जो गैर नागरिक थे जैसे कि कृषि और शिल्पी वर्ग, इन लोगों को किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर दिया गया था। तो ये एक आलोचना का बिंदु बना। दूसरी आलोचना थी कि शिक्षा का पूर्ण रूपेण राज्यकरण गलत है, यानी कि कंप्लीट रूप से क्या कर दिया? राज्य द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था थी, इसको कई जो लेखक हैं उन्होंने गलत माना है, जो कई विचारक हैं उन्होंने इसको क्या माना है? गलत माना है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है साहित्य जैसे विषयों की अनदेखी, यानी कि अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था में साहित्य जैसे विषयों के अध्ययन पर कोई बल नहीं दिया गया, कोई विशेष महत्व उनको नहीं दिया गया है। चौथा पॉइंट है आलोचना का बौद्धिक शिक्षा बेहद विलंब से प्रारंभ, यानी कि जो बौद्धिक मेंटेलिटी वाली जो शिक्षा है, यानी कि जो व्यक्ति का विवेक में विकास करेगी, वो काफ़ी समय के बाद शुरू की गई है। यानी कि जो 0 से लेकर 7 ईयर्स थे, यानी कि जन्म से लेकर 7 वर्ष तक तो जो शारीरिक शिक्षा पर ही बल दिया गया। उसके बाद 8 से लेकर 14 वर्ष तक भी उन्होंने जिम्नास्टिक और शारीरिक शिक्षा पर ज़्यादा महत्व दिया है। तो यानी कि जो 14 वर्ष के बाद वाली शिक्षा थी वहाँ पर कहीं जाकर उन्होंने तर्क शक्ति और जो मेंटेलिटी या नैतिकता, इन सभी पर बल दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया है अरस्तु ने जो बौद्धिक विकास के बारे में शिक्षा देने में अरस्तु ने क्या किया है? काफ़ी विलंब कर दिया है। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु है। पांचवा है संगीत पर अनावश्यक अत्यधिक बल, यानी कि संगीत पर क्या किया गया है? अत्यधिक बल दिया गया है, जो कि अनावश्यक है किसी भी राज्य के विकास के लिए। तो ये थे अरस्तु के कुछ आलोचना के बिंदु। अब देख लेते हैं बारकर ने अरस्तु के बारे में क्या कहा है, अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। ठीक है, इस प्रकार के स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो 10 मार्कर में डायरेक्ट यूपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बारकर ने अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा है कि संगीत शिक्षा का महत्व देते हुए अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से भी 4 कदम आगे निकल गया है। तो पेपर में क्या करेंगे? आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे और उस पर क्या बोलेंगे? कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए बोलेंगे। तो आपको उसका बेसिक, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप किसी आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बारकर ने क्या कहा है कि संगीत शिक्षा पर महत्व देते हुए अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से भी 4 कदम आगे निकल गया है। यानी कि अरस्तु ने अपने जो गुरु थे प्लेटो,
उनसे भी आगे जाकर शिक्षा जो संगीत शिक्षा है उसको ज़्यादा महत्व दे दिया है, जो कि अनावश्यक है। यानी कि किसी भी राज्य में संगीत का इतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, जिस पर अरस्तू ने बेवजह इतना ज़्यादा बल दिया है, इतना ज़्यादा उसको महत्व दिया है। ठीक है, तो ये बारकर का कहना था। तो इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से आप डील कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अरस्तू की जो शिक्षा व्यवस्था है वो समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।